हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा अपलोड की गई प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। इस वीडियो में हमने अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समाहित किया है, जो प्रश्न बैंक में से ही लिए गए हैं। अतः आप इस पूरे वीडियो को अवश्य देखें ताकि प्रश्न बैंक के आधार पर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी हो सके। बढ़ते हैं आगे। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब, हमें बताना है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है। ध्यान दीजिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी आपको कुछ घटनाएं या प्रेक्षण होते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे दूध का दही में बदलना। यहां देखिए, जब दूध दही में बदलता है तो अवस्था परिवर्तन होता है। दूध तरल जबकि दही अर्ध तरल या सेमी सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में अगर हम लोहे की कील डाल दें तो कुछ समय बाद विलयन का रंग बदल जाता है। इसी प्रकार यदि हम पानी में बिना बुझे चूने को घोलें तो पानी और वह बीकर गर्म हो जाता है, तथा जब धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं तो गैसें निकलती हैं। इस प्रकार जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा हमें 4 में से एक प्रेक्षण अवश्य देखने को मिलेगा, या तो अवस्था में परिवर्तन, या रंग में परिवर्तन, या तापमान में परिवर्तन, या गैस का उत्सर्जन। तो आप अपने सही विकल्प की ओर पहुंच सकते हैं। अवस्था परिवर्तन भी होगा, रंग परिवर्तन भी होगा, तापमान में परिवर्तन भी होगा, अर्थात उपरोक्त में से कोई या सभी प्रेक्षण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए, जलाया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को आप वायु की उपस्थिति में जलाएंगे वह मैग्नीशियम रिबन एक सफेद रंग के पाउडर में चूर्ण में बदल जाएगा। वह चूर्ण होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड या MgO बनाता है। तो हमारा सही उत्तर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 3, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो पहले हम इस अभिक्रिया को करके देखते हैं, हमें समझना है ताकि हम कभी ना भूलें। चलिए, हमने एक बीकर लिया पानी से भरा हुआ, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझे चूने की कुछ मात्रा डाली। हमने देखा कि सरसराहट और बुदबुदाहट तथा हिजिंग की ध्वनि के साथ ऊष्मा निकल रही है और हमारा बीकर गर्म हो गया है। अर्थात हमें पता चल गया कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है, उसकी सब जल के साथ अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा निकलती है। अर्थात हमारा विकल्प हो जाएगा सही, विकल्प ब, ऊष्मा चेपी अभिक्रिया। साथ ही साथ आप गौर से नीचे देखें तो आप पाएंगे कि जब भी यह पानी से क्रिया करेगा चूना, ये देखिए संयोजन अभिक्रिया होगी, 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे। तो यहां प्रश्न में संयोजन अभिक्रिया भी आ सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन जब पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था बदलती है तथा उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात भौतिक परिवर्तन में कभी भी नया पदार्थ नहीं बनता और पुराने पदार्थ को हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहां पर विकल्प दिए गए हैं, हम हर विकल्प को समझते हैं। उबलते पानी से जलवाष्प बनना। देखिए, पानी उबल रहा है, उसकी भाप बन रही है, उस भाप को अगर मैं ठंडा कर दूं तो पुनः पानी मिल जाएगा। तो पानी से मैंने वापस पानी बना लिया, कोई नया पदार्थ नहीं बना। इसी प्रकार अगर बर्फ को पिघलाया जाए तो बर्फ पिघलकर जल में बदल जाएगी। जल को फिर हम 0 डिग्री टेम्परेचर पर रख दें तो पुनः बर्फ में बदल जाएगी। तो ये रिवर्सिबल परिवर्तन है, नया पदार्थ नहीं बन रहा है। इसी प्रकार नमक का पानी में घुलना। नमक पानी में घुल गया, अब आप इस पानी को अगर उबालें तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और नमक पुनः सफेद क्रिस्टल युक्त दानों के रूप में बीकर में मिल जाएगा। तो नमक हमें वापस मिल रहा है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें हमें पहला पदार्थ परिवर्तन के बाद पुनः मिल जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। नया पदार्थ नहीं बनता। लेकिन LPG का दहन,
सिलेंडर में एलपीजी भरी हुई है, आप बर्नर में उसको जला रहे हैं, वो जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाएगी, आपको ऊष्मा मिलेगी और धीरे धीरे एलपीजी से भरा हुआ सिलेंडर खाली हो जाएगा। अब वापस एलपीजी नहीं मिलेगी क्योंकि वह दूसरे और नए पदार्थ में बदल गई है। तो यहां 3 तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन चौथा विकल्प ब एलपीजी का दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक 5, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। जल का विद्युत अपघटन, ये लीजिए चित्र, आपको जल का विद्युत अपघटन दिखा रहा है। अगर हम पानी में 2 इलेक्ट्रोड लगा दें, एक धनावेश और एक ऋण चार्ज वाला, और 6 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो पानी अर्थात H2O अपने अवयवी गैसों में टूट जाता है। इसे कहते हैं विद्युत द्वारा जल का अपघटन। अपघटन क्योंकि यहां अभिकारक 1 जबकि उत्पाद 2 हैं, तो एक वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। अगर यहां गौर से देखें तो आप पाएंगे कि बनने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस 2:1 में है, अर्थात हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दोगुनी है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन यहां पर कम जबकि हाइड्रोजन यहां पे लगभग दुगनी जगह घेर रही है। तो जब भी जल का विद्युत अपघटन होगा, अवयवी गैसें हमें अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में मिलेंगी। प्रश्न क्रमांक 6, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है, क्यों? ये देखिए चित्र आपको बता रहा है, हमने चाइना डिश में सफेद रंग का चमकीला सिल्वर क्लोराइड AgCl लिया है और जैसे ही उसे सूर्य के प्रकाश में रखा, धूप में रखा, वह काले रंग या धूसर रंग का हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो ध्यान दीजिए, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला हो जाता है। यह एक प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया है। देखो, प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है और AgCl Ag और Cl में टूट रहा है, तभी तो वह श्वेत रंग से काले रंग का हो गया। अब हमें बताना है काला रंग किसके कारण हुआ है। तो ध्यान दीजिए, क्लोरीन गैस जैसे ही बनेगी यहां से उड़ जाएगी, निकल जाएगी, बचेगा केवल सिल्वर और इसी सिल्वर के कारण ही इस AgCl का रंग काला हो जाएगा। तो जब भी आप सिल्वर क्लोराइड के सफेद चूर्ण को धूप में रखेंगे, वो प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर काला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यह अभिक्रिया उदाहरण है। तो जैसा हमने इसके पहले भी समझा कि सिल्वर क्लोराइड धूप में रखने पर प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है, विघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, अर्थात यह एक प्रकाश रासायनिक अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है। अब आप विकल्प में देख लें, या तो लिखा होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो उसे चुन लीजिएगा, या फिर लिखा होगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा ग्रहण की जाती है, तो आप जानते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जब संपन्न होती हैं तो वे वातावरण से ऊष्मा ले लेती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। यहां पर 2 उदाहरण दिखाए गए हैं, आप इन उदाहरणों को गौर से देखें। यहां पर क्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक 1 है। यह अभिक्रिया आगे तभी बढ़ेगी जब हम इन अभिकारकों को गर्म करेंगे। हीट लिखा हुआ है, अर्थात ऊष्मा। जब ये अभिकारकों को हम ऊष्मा देंगे, ये ऊष्मा लेंगे, तो आगे यह 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाएंगे। तो ये वियोजन अभिक्रिया है। तो मैं आपको एक बात और यहां बताना चाहूंगा कि जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो आप सही विकल्प पर पहुंचे, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। लेकिन यहां पर दूसरा विकल्प भी आ सकता था और वो होता है वियोजन अभिक्रियाएं, क्योंकि वियोजन अभिक्रियाएं ही ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। तो वियोजन अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एक ही है। प्रश्न क्रमांक 9, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। यहां पर 4 रासायनिक सूत्र दिए गए, हमें बताना है कि इसमें से लेड नाइट्रेट का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो कक्षा 9वीं की कुछ विषय वस्तु को आप दिमाग में लाएं, वहां हमने रासायनिक सूत्र बनाना सीखा था। लेड नाइट्रेट ये एक यौगिक है जो एक तो लेड तत्व से मिलकर बना है। यहां पर लेड का संकेत होता है Pb, और हम जानते हैं कि लेड या Pb एक धन आवेशित आयन बनाता है। इस पर 2 धन आवेश होते हैं। और लेड नाइट्रेट में जो दूसरा घटक है वो है नाइट्रेट। नाइट्रेट वास्तव में एक बहुपरमाणविक मूलक है जो कई परमाणुओं से मिलकर बना है।
ये इस यौगिक का ऋणायन है और इस पर एक ऋणावेश होता है। अब अगर हम रासायनिक सूत्र निर्माण के समय इन दोनों लेड और नाइट्रेट को उनकी संयोजकता के साथ लिख दें। देखिए, लेड की संयोजकता 2 और नाइट्रेट NO3 की संयोजकता 1 है। अब इन संयोजकताओं को अगर हम क्रॉस करके एक दूसरे के पीछे लिख दें तो हम रासायनिक सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। Pb के पीछे हमने 1 लिख दिया और NO3 पूरे मूलक प्रकोष्ठक लगाकर पीछे 2 लिख दिया। इस प्रकार हमारा सूत्र बन गया PbNO3। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र कैसे बनाया? आप सही उत्तर पर पहुंच गए, PbNO3 होल ट्वाइस। प्रश्न क्रमांक 10, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। हम सही उत्तर की ओर पहुंचने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो हम आपको हिंट देते हैं। ये यहां दिखाया गया है, खाद्य पदार्थ ग्लूकोज आप देख रहे हैं C6H12O6, यह है खाद्य पदार्थ भोजन। ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और टूट रहा है, टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में। हमें बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। जी हां, आपको याद आ गया होगा, यह हमारी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा या ऊष्मा मिलती है। तो अगर यहां प्रश्न में केवल लिखा होता कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है तो आप तुरंत बता देते ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, लेकिन उन्होंने श्वसन की जगह लिख दिया भोज्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना। तो अगर आपको पता है कि श्वसन की क्रिया में यही होता है, भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं और ऊर्जा निकलती है, तो आप बता देंगे कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? तो पहले आपको पता होना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलने के साथ साथ गुण भी बदल जाते हैं, अर्थात हमें नया पदार्थ मिलता है और हम पुराने पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि नया पदार्थ बन गया। अब यहां पर हम देखें, आप चारों विकल्पों को देखें तो आप पाएंगे कि जो विकल्प नंबर द है, जिसमें हम तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म कर रहे हैं, वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे है? तो यहां पर एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। चाइना डिश में हमने कॉपर का अर्थात तांबे का टुकड़ा या चूर्ण ले लिया, छीलन ले ली और उसे हमने वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पे गर्म किया। तो कुछ समय बाद कॉपर काले रंग में बदल जाएगा, कॉपर का भूरा रंग ब्राउन कलर काले रंग में बदल जाएगा। रंग बदला अर्थात रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी? नीचे दिखाया गया है कि कॉपर उच्च ताप पर ऑक्सीजन से जुड़कर कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर द। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। आप सभी जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बन जाएगा। तो हम एक एक करके विकल्प को समझेंगे तो हम अपने सही उत्तर की ओर पहुंच जाएंगे। लोहे में जंग लगना, ये देखिए, जब लोहा हवा में खुला रखा हुआ रहता है तो वह ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके खराब हो जाता है, उसकी ऊपरी परत का क्षरण हो जाता है और लोहा Fe2O3 में बदल जाता है। लोहा खराब हो गया, नई चीज बन गई, नई चीज बन गई अर्थात यह तो एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला है भोजन को पकाना। जब हम भोजन को पकाते हैं तो भोजन में मिलने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटकर सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अंडे को उबालना। जब आप अंडा भी भोजन है, जब आप अंडे को उबालते हैं तो क्या होता है? अंडा अंदर से जम जाता है, उसके अंदर का प्रोटीन कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है। तो भोजन को जब भी गर्म करेंगे, पकाएंगे, उसमें मिलने वाले कार्बनिक यौगिक दूसरे पदार्थों में बदल जाएंगे। हमें पुराना भोजन, पहले जैसा अंडा वापस नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कागज का जलना। जब हम कागज को जलाते हैं तो देखिए, कागज को जलाएंगे तो ऊष्मा निकलेगी और ऊष्मा का निकलना ही बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। साथ ही साथ कागज जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाएगा और राख बचेगी। कागज खत्म, एक नई चीज बन गई। लेकिन बर्फ जब भी पिघलेगी पानी बनेगा, कोई नया पदार्थ नहीं बना। बर्फ भी H2O है और पानी भी H2O है। हम पानी को वापस फ्रिज में रख दें, बर्फ वापस मिल जाएगी, नया पदार्थ नहीं बना। इस प्रकार इन चार में से बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक 13, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? सोना और प्लेटिनम, इन दोनों को हम नोबेल या उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं क्योंकि ये दोनों धातुएं किसी अकेले एक अम्ल में नहीं घुलती, किसी एक अम्ल से क्रिया नहीं करती। कभी कभी इनको घोलना जरूरी रहता है। तो कैसे घोलें? तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? दो अम्लों को मिलाकर एक अम्ल तैयार किया। तो यदि हम नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दो अम्लों को अगर 1:3 में मिला लें
तो एक ऐसा अम्ल बनता है जिसमें ये दोनों उत्कृष्ट धातुएं सोना और प्लेटिनम घुल जाते हैं। उसे हम एक्वा रेजिया, अम्लराज या शाही जल भी कहते हैं, जो यहां पर दिखाया गया है। और ये अब सोना और प्लेटिनम को भी घुलने में सक्षम है। तो सोना और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम हुआ एक्वा रेजिया। प्रश्न क्रमांक 14, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। अब आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारकों को हमेशा हम तीर के निशान की बाईं तरफ और उत्पाद को हम जिधर अभिक्रिया हो रही है अर्थात तीर के निशान के दाईं ओर लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? यस, विकल्प नंबर ब, अभिकारक। अगर इनकी संख्या ज्यादा है तो इनके मध्य हम धन का निशान लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, चलिए अब आ गए हम रिक्त स्थान की ओर। प्रश्न बैंक के ही रिक्त स्थान है जो वार्षिक परीक्षाओं में आएंगे। पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस है, तो हमें रिक्त स्थान में उस गैस का नाम लिखना है जो पॉप पॉप या फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। तो आप सभी को याद आ रहा होगा कि जब हम धातुओं के अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, अर्थात अम्ल में अगर हम कोई धातु का टुकड़ा डाल दें जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, तो बुलबुलों के रूप में एक गैस निकलती है। उस गैस को अगर हम जलती हुई मोमबत्ती के संपर्क में लाएं तो वह फट फट या पॉप पॉप की ध्वनि के साथ जलेगी। और यह गैस है, याद आ गया आपको? जी हां, हाइड्रोजन गैस। तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया हाइड्रोजन या H2। आप संकेत भी लिख के आ सकते हैं, पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2, दूसरा रिक्त स्थान हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन कहलाता है। कोशिकीय स्तर अर्थात हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर अगर भोजन जले तो उसे क्या कहते हैं? ये लीजिए, हमारी कोशिका के अंदर भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है, हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिल रही है। तो आप एक ही बार में कह देंगे कि सर यहां पर श्वसन आएगा। कोशिका स्तर पर भोजन का दहन श्वसन कहलाता है। पर एक विकल्प और भी हो सकता है, यहां श्वसन की जगह उपचयन या ऑक्सीकरण भी आ सकता है। क्यों? तो आप चित्र को देखें, यहां पर भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, भोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। और हमने पढ़ा है कि जब भी कोई अभिकारक ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। तो एक और हमें जानकारी यहां पर मिल गई कि ये एक श्वसन की क्रिया तो है ही जो कोशिकाओं के अंदर हो रही है, साथ ही साथ यहां ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है, अर्थात यह एक उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। तीसरा रिक्त स्थान, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवों के सड़ने का क्या कारण है? अगर हम सूखे मेवे अर्थात ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, चारोली अगर लेकर आए, मूंगफली के दाने लेके आए और अगर इन्हें हम कुछ समय तक खुला रखा रहने दें तो धीरे धीरे इनका रंग बदल जाता है, ये गहरे काले रंग के हो जाते हैं, इनमें से दुर्गंध आने लगती है, इनका स्वाद भी बदल जाता है। और इस घटना को ही हम कहते हैं विकृत गंधिता, क्योंकि ये पदार्थ खुले रखे रहने पर वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित हो जाते हैं। अगर इन्हें हम लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो या तो इन्हें हम डिब्बों में बंद करके रखेंगे या फिर नाइट्रोजन गैस से प्रभावित करके रखेंगे। तो आपको समझ में आ गया, ड्राई फ्रूट्स या तेलीय पदार्थ खुले रखे रहने पर खराब हो जाते हैं, यह घटना है विकृत गंधिता। रिक्त स्थान 4, हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास अभिक्रिया कहलाता है। समझिएगा, हाइड्रोजन का योग यानी हाइड्रोजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन निकल रही है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो ध्यान दीजिए, जब किसी अभिकारक से अभिक्रिया के दौरान जब किसी अभिकारक से ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन जुड़ती है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहां चित्र में गौर से देखें, मैंने आपको 4 उदाहरण दिखाए गए हैं। यहां पर एक अभिकारक है CuO, ये देखिए इससे ऑक्सीजन निकल गई और ये Cu में बदल गया। ZnO ये एक अभिकारक है और अभिक्रिया के दौरान इसमें से भी ऑक्सीजन निकल गई, ये Zn में बदल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। नीचे के 2 उदाहरण देखिए, यहां पर इस अभिकारक से हाइड्रोजन जुड़ी है तभी यह NH3 अर्थात अमोनिया में बदला है। इसी प्रकार चौथे में उदाहरण में देखिए, यहां कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया और उसकी समीकरण है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल भी रही है, साथ ही साथ हाइड्रोजन के जुड़ने से यह ग्लूकोज में बदल रहा है। तो यहां दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीजन निकल भी रही है और हाइड्रोजन जुड़ रही है, तभी CO2 ग्लूकोज में अपचयित हुआ है। तो वास्तव में ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया कहलाता है। रिक्त स्थान 5, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, दीवारें चिकनी हो जाती हैं। ऐसा रिक्त स्थान के निर्माण के कारण होता है। तो जब हम घरों में अक्सर पुताई कर रहे होते हैं तो हम बाजार से
कली वाला चूना लेकर आते हैं और उसे सावधानी पूर्वक पानी में घोलते हैं डंडे की सहायता से, क्योंकि यहां उष्मा निकलती है। उसके बाद इस जलीय घोल को हम चूने के पानी को दीवारों पर पोत देते हैं। एक या कभी कभी हम 2 हाथ लगाते हैं। कुछ दिनों बाद 2 या 3 दिन बाद देखते हैं कि हमारी दीवारें चमकदार हो गई हैं, सफेद हो गई हैं, चिकनी हो गई हैं, उनके ऊपर एक पतली पपड़ी जम गई है। ये किस चीज की पपड़ी है? तो ध्यान दीजिए, जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है उसे हम दीवारों पर पोतते हैं तो वह वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। ऐसा सफेदी करने के 2-3 दिन बाद होता है और उसी कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत के कारण ही दीवारें चमकदार और चिकनी हो जाती हैं। नीचे समीकरण में भी दिखाया गया है। तो हमें उत्तर हमारा मिल गया। यहां फिल इन द ब्लैंक्स में लिख के आएंगे CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट की पतली पपड़ी बनने के कारण दीवारें चमकदार हो जाती हैं। रिक्त स्थान 6 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। अब ध्यान दीजिए, यहां एक बक्सा मैंने दिखाया है। चौक, चूना पत्थर और संगमरमर तीनों का रासायनिक सूत्र एक ही होता है, CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन ये तीनों भूमि की अलग अलग गहराइयों में मिलते हैं। चौक भूमि की ऊपरी स्तर पर मिल जाता है, ये पोरस होता है, जबकि अगर भूमि में हम और नीचे जाएं, गहराई में जाएं उसी जगह पे, तो फिर हमें चूना पत्थर मिलता है। और अगर नीचे गहराई पे जाएं तो यही चूना पत्थर बहुत अधिक दबाव के कारण संगमरमर या मार्बल में बदल जाता है। तो ये तीनों चीजों का रासायनिक सूत्र एक जैसा है, लेकिन ये जमीन की अलग अलग गहराई में मिलते हैं। संगमरमर बहुत गहराई में मिलता है, बहुत अधिक दाब और ताप पर इसका निर्माण होता है, इसलिए इसे हम कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो आपको याद आ गया संगमरमर का रासायनिक सूत्र। रिक्त स्थान 7 बिना बुझे चूने का सूत्र है। बिना बुझा चूना, देखिए यहां पर हम कुछ सूत्र आपको दिखा रहे हैं, इनमें से कोई सा भी आ सकता है, तो आप ये सारा समझ लें। CaCO3 अभी हमने देखा, रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, खड़िया या चौक भी कहते हैं और संगमरमर भी कहते हैं। CaO इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना, कली वाला चूना या क्विक लाइम भी कहते हैं। CaOH होल ट्वाइस इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना या चूने का पानी भी कहते हैं। और ये तीनों एक दूसरे में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? देखिए, हम जमीन की गहराई में से चूना पत्थर निकालते हैं, उसे गर्म करते हैं तो यह टूटकर CaO कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है। फिर CaO को हम पानी में घोलते हैं घर पे लाके, तो वो पानी में घुलकर ऊष्मा देता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझे हुए चूने में बदल जाता है। फिर हम इस बुझे हुए चूने की घर की दीवारों पर पुताई करते हैं। जब हम इसकी दीवारों पर पुताई करते हैं तो ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके पुनः चूना पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट की पपड़ी में बदल जाता है, जिससे दीवारें सफेद और चिकनी हो जाती हैं। तो ये तीनों यौगिक कैसे एक दूसरे में बदलते हैं आपने जाना, पर हमारा उत्तर है बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र CaO या कैल्शियम ऑक्साइड। आपको पूरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसे अपने मित्रों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पुनः प्रश्न बैंक के अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।